नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। जब से समाज और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, कमोबेश तभी से उसके सुचारू शांतिपूर्ण संचालन के लिए एक जिम्मेदार प्रशासन की जरूरत महसूस की गई और इसी के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी हुई। प्राचीन काल से ही इस व्यवस्था के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। देश में पुलिस बल की बेहतर कानून व्यवस्था अच्छे समाज के निर्माण के लिए माहौल बनाने में अहम भूमिका है। पुलिस बल के जवान विषम परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देते हुए डटे हुए हैं। आज़ादी के बाद से ही हजारों पुलिसकर्मी देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चुनौतियों से निपटते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। हाल ही में इन पुलिसकर्मियों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की चाणक्यपुरी में बने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। स्मारक परिसर में आधुनिक पुलिस संग्रहालय भी बना है, जो पुलिस बल के इतिहास को जानने समझने में काफी मददगार है। आज के विशेष में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और संग्रहालय के बारे में तो जानेंगे ही, इसके साथ ही पुलिस सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों पर भी नजर डालेंगे। साथ ही भारत में पुलिस इतिहास को भी टटोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव करने के साथ ही अपराधों पर रोकथाम और कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी पुलिस बल के पास है। भारत में हर राज्य का अपना अलग पुलिस बल है। संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। हालांकि केंद्रीय पुलिस बल या अर्धसैनिक बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पुलिस कर्मियों के शहीद होने के कई उदाहरण मिलते हैं। इन्हीं पुलिसकर्मियों की शहादत की याद में दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया है। स्मारक परिसर में पुलिस बलों के इतिहास की जानकारी देने वाला आधुनिक संग्रहालय भी है। पुलिस जवानों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 21 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र के नाम समर्पित किया। देश के पुलिस बल को समर्पित ऐसे मेमोरियल का विचार 25-26 साल पहले आया था। इसको जमीन पर उतारने के लिए पहला कदम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उठाया था और 2002 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका शिलान्यास किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र सेवा और समर्पण की अमर गाथा के प्रतीक राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस मेमोरियल में बना सेंट्रल स्कल्पचर हर पुलिस के सामर्थ्य, शौर्य और सेवा भाव का प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण दिल्ली में शांति पथ के उत्तरी छोर पर चाणक्यपुरी में 6.12 एकड़ भूमि पर किया गया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के तौर पर ये एकल पाषाण स्तंभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्मारक ग्रेनाइट के एक टुकड़े से बनी प्रस्तर प्रतिमा है, जो 30 फीट ऊंचा पत्थर का खंभा है। इसका वजन 238 टन है। इसका वजन और रंग सर्वोच्च बलिदान की गंभीरता का प्रतीक है। स्मारक के तहत बने द वॉल ऑफ वैलर पर आजादी के बाद से शहीद हुए 34,844 पुलिसकर्मियों के नाम लिखे हुए हैं। 1947 से अभी तक 34,844 पुलिस जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें 424 पुलिस जवानों ने पिछले एक साल में अपनी शहादत दी। इनमें से कई बहादुर जवानों ने कश्मीर, पंजाब, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अलग अलग इलाकों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जानें गंवाई हैं। इनमें वो जवान भी शामिल हैं जो देश के नक्सल पीड़ित इलाकों में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। मेरा मानना है कि स्मारक सिर्फ घूमने फिरने की स्थान भर न रहे, बल्कि ऐसी एक व्यवस्था के तौर पर विकसित हो जहां से नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं, देश के गौरव का ज्ञान मिले, पुलिस के परंपराओं पराक्रमों की जानकारी मिले। प्रधानमंत्री ने पुलिस सुधार पर भी जोर दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार का प्रयास है कि हमारी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी हर राज्य, हर शहर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए
पुलिस बलों से पुलिस स्टेशनों को नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण अनुकूल बनाने की अपील की है। थाने में पहुंचे हर पीड़ित शोषित को एक गिलास ठंडा पानी पिलाने से, 2 बोल प्यार से बोलने से पुलिस और समाज का ये बंधन और मजबूत हो जाएगा। जब ये बंधन मजबूत होगा तो सहयोग और जन भागीदारी की व्यवस्था भी और मजबूत होगी। इससे अपराध कम करने में आप सभी को समाज की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में बने भूमिगत पुलिस संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। ये केंद्रीय मूर्तिकला कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिस कर्मियों के नाम उत्कीर्ण हुई साहस और वीरता दर्शाने वाली दीवार और शहीद पुलिस कर्मियों की यादगार को समर्पित एक आधुनिक संग्रहालय है। इसमें इतिहास, कलाकृतियों, वर्दी और केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के उपकरण को दर्शाया गया है। इस संग्रहालय में केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के ऐतिहासिक दस्तावेज, सामग्री, पुलिस संबंधी गजट अधिसूचना के साथ ही अनूठे हथियार और वर्दी का प्रदर्शन किया गया है। संग्रहालय में रखे जाने वाले सामानों में पीतल के इंसिग्निया, बैटन, बेल्ट, घुड़सवार कॉलम और भारतीय पुलिस अधिनियम की पुरानी प्रतियां भी शामिल हैं। ड्यूटी करते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों पर एक विशेष गैलरी भी है। इस संग्रहालय के जरिए लोगों को केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों का इतिहास जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उनसे जुड़ी कलाकृति, वर्दी और अन्य सामग्रियों को भी देखने समझने का मौका मिलेगा। कुछ राज्य पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के पास उनके छोटे संग्रहालय हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इस संग्रहालय के रूप में देश में पुलिस विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की स्थायी प्रदर्शनी होगी। ये पुलिस के विषयों पर शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान के भंडार के रूप में भी काम करेगा। नवनिर्मित म्यूजियम में रखी एक एक वस्तु, एक एक स्मृति यहां आने वाले हमारे देशवासी को, हमारे युवा साथियों को, हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों को अपनी पुलिस और पैरामिलिट्री व्यवस्था के गौरवशाली इतिहास के बारे में प्रेरणा देगी। क्यों ना एक पुलिस म्यूजियम बनाया जाए जहाँ पे पुलिस और पुलिस के अलग अलग फोर्सेस को डिस्प्ले किया जाए, उनका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया जाए, उनका एक इंटरैक्टिव बेस्ड एक पूरा जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे लोग आके खुद से ही वो उनकी स्टोरीज सुने, उनका इंफॉर्मेशन पढ़ें और उनसे इंस्पिरेशन ले, उनसे एक तरह से एक कह सकते हैं हम कि इनका जो नॉलेज है पुलिसिंग के बारे में जनरल पब्लिक का, वो भी इम्प्रूव हो। देश में विपदा की स्थिति में किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट में सबसे पहले हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान ही पहुंचते हैं। संकट के समय ये दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने ऐसे जवानों को सम्मान देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा भी की है। ये पुरस्कार हर वर्ष आपदा में लोगों की जान बचाने में बहादुरी और साहस को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर घोषित किया जाएगा। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुलिस की जिम्मेदारियों में अपराध रोकने के अलावा और भी कई काम हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपराध होने की दशा में ही आपका पुलिस से सामना होगा। जिस तरह राज्य का दखल हमारी जिंदगी में बढ़ रहा है और पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए पुलिस के काम करने के तरीके और व्यवहार में सुधार होना जरूरी है। पुलिस एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनका चयन और प्रशिक्षण कानून लागू करने, व्यवस्था बनाए रखने, जनता को सुरक्षा मुहैया कराने, जांच करने और नागरिकों की सेवा के लिए किया गया है। एक पुलिसकर्मी अपनी नियुक्ति के इलाके की चौकीदारी, झगड़ों के निपटारे, माहौल सही रखने से लेकर इलाके में रहने वाले लोगों की जांच और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा चरित्र, पासपोर्ट, निवास, किराएदार के इतिहास समेत तमाम तरह के वेरिफिकेशन, वारंट तामील कराना, अधिकारियों की डाक पहुंचाना, वीआईपी सुरक्षा समेत तमाम काम पुलिस के ही जिम्मे हैं। ऐसे में काम का दबाव बेहद ज्यादा है। कुछ राज्यों में पुलिसकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी से बंधे हैं।
2016 में राज्य पुलिस बलों में करीब 24% पद खाली पड़े थे। इन सब का असर इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। पुलिस किसी नागरिक के लिए सरकार के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। ये ऐसी सरकारी एजेंसी है जिसके साथ लोगों का सबसे ज्यादा संपर्क होता है। नागरिकों की आजादी और अधिकारों का सम्मान करना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। पुलिसकर्मी लोगों से अच्छा व्यवहार करें, उन पर काम का दबाव कम हो और उनकी जायज शिकायतें सुनी जाएं, इसे लेकर लंबे अरसे से कोशिशें जारी हैं। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में बदलाव की कोशिशें लगातार होती रही हैं। लोगों का मानना है कि ये कानून पुलिस को अपनी मनमानी करने के अत्यधिक मौके देता है। 1989 में पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रीय पुलिस कमीशन का गठन किया गया। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाया कि पुलिस दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक शिकायत प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के काम का मूल्यांकन करने, तैनाती और तबादलों का फैसला लेने और पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज करने के लिए प्राधिकरणों के गठन का आदेश दिया था। 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट बनाया गया। इसमें कहा गया कि जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों के निस्तारण के लिए अथॉरिटीज बने। साथ ही इसमें पुलिस कर्मियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान किया गया। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब समेत 17 राज्यों ने इसकी तर्ज पर कानून बनाए। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए जस्टिस थॉमस कमेटी बनी। 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी पुलिस सुधार की वकालत की। समिति ने कहा कि पुलिस के कामकाज के तरीके में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। कुछ बरस पहले कम्युनिटी पुलिस मॉडल भी पेश किया गया। इसमें कहा गया कि लोगों में पुलिस के प्रति भावना बदलने की जरूरत है। रिबेरो समिति, पद्मनाभ भैया समिति, सोली स्वराज्य समिति, माधव मेनन समिति के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विधि आयोग भी पुलिस सुधारों की वकालत कर चुके हैं। लेकिन कमिटीज तो टाइम टू टाइम बनी है। रेबेरो कमेटी बनी है, पद्म भैया कमेटी बनी है, मालीमत कमेटी बनी है। इन कमेटियों ने जो सुधार की जो बातें की थी, उन सुधार की जो मामूली इनकी संस्तुतियां थी वो तो मान ली गई हैं, पर जो ऐसी संस्तुतियां थी जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता या आमूल परिवर्तन आ जाता, उन पे कोई अमल में नहीं लाया गया। अब जैसे मालीमत कमेटी ने कहा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। उनका केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वर्तमान में क्या होता है कि अदालत में कितना एविडेंस इधर है और कितना एविडेंस इधर है, इसको हम तौल के फैसला दे देते हैं। मालीमत कमेटी का एक कहना था कि क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, सच्चाई की खोज और सच्चाई पे पहुंचना ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए जुडिशरी को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर उन्हें इन्वेस्टिगेटर्स को, सब इंस्पेक्टर्स को, पुलिस को कोई निर्देश देना हो, कोई और साक्ष्य लाना हो, तो उसके लिए निर्देश दे। तो वो इस पे अगर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि पिछले बरस सरकार ने पुलिस सुधार की बड़ी पहल की थी। इसमें MPF यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम के तहत करीब 45,000 करोड़ रुपया 2019 और 20 तक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। इस योजना से आधुनिक हथियार, पुलिस की मूवमेंट तेजी से हो, इसके लिए जरूरी सामान और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण जैसे अनेक काम किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस स्टेशन को इंटीग्रेट कर नेशनल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस डेटाबेस को न्याय प्रणाली के दूसरे संस्थानों जैसे फॉरेंसिक लैब या फिर अदालत हो, इनके साथ जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन होना चाहिए, कंप्लेंट्स अथॉरिटीज बननी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का सेपरेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पहले तो जनशक्ति में जो कमी है, करीब 5 लाख के करीब कही जाती है देश भर में जनशक्ति की कमी, उसको पूरा करिए। गाड़ियों की जो कमी है उसको पूरा करिए आप। संचार व्यवस्था को थोड़ा आधुनिक बनाइए। फोरेंसिक लेबोरेटरीज हमारी बहुत कम है, उनको आप और स्थापित करिए जगह जगह। इस देश में बहुत जरूरी है कि पुलिस को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए। इस समय पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है और जब भी कोई बात उठती है तो केंद्र सरकार हमेशा ये कह के हाथ धो लेती है कि साहब ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यकता अब इस बात की है कि स्टेट्स की भूमिका तो बनी रहे, पर केंद्र की भी भूमिका पुलिस की
सुधार के लिए, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हो, डायरेक्टली हो, बजाय इसके कि इनडायरेक्टली हो, तो पुलिस को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना बहुत आवश्यक है। अगर इन तमाम कोशिशों को सही मायने में अमली जामा पहनाया जाता है तो इससे न सिर्फ पुलिस के रवैये में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि पुलिस को लेकर आम लोगों की सोच भी बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी भी राज्य या देश के विकास को एक निश्चित दिशा देने के लिए एक सुव्यवस्थित और संगठित प्रशासन का होना बेहद जरूरी है। इस व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस प्रशासन काफी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो विश्व के प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही पुलिस बल का गठन होता रहा है। भारत में भी पुलिस व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है। आइए जानते हैं भारत में पुलिस व्यवस्था के गठन के इतिहास के बारे में। पुलिस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिटिया और लैटिन भाषा के पुलिसिया से हुआ है। पोलिटिया शब्द का मतलब नागरिकता और राज्य के सभ्य प्रशासन से है, जबकि पुलिसिया का मतलब राज्य या सभ्यता से है। हालांकि दोनों का मतलब पुलिस से ही है। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने की, लेकिन पुलिस जैसी व्यवस्था का साक्ष्य मौर्य काल से देखने को मिलता है। मौर्य शासन के दौरान अशोक ने पुनिस शब्द का इस्तेमाल किया। पाली भाषा में नगर रक्षक को पुनिस कहा जाता है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में आपराधिक न्यायिक व्यवस्था का जिक्र किया है। मेगास्थनीज और फाहियान जैसे विदेशी यात्रियों ने गुप्त काल के दौरान दांडिक नामक पुलिस अधिकारी का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी पुलिस व्यवस्था थी। इसी तरह मध्यकाल में फौजदार, कोतवाल और चौकीदार पुलिस व्यवस्था के स्तंभ होते थे। आधुनिक काल में बक्सर की लड़ाई के बाद जब अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी ले ली, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 तक फौजदारों और ग्रामीण पुलिस की सहायता से पुलिस की रूपरेखा बनाने की कोशिश की। लेकिन वास्तविक रूप से भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए एक नियमित वेतन भोगी और स्थायी पुलिस बल की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन आने वाले जिलों को कई पुलिस क्षेत्रों में बांट दिया और प्रत्येक पुलिस क्षेत्र में एक दारोगा की नियुक्ति की। हर 400 मील पर एक थाना खोला गया, जिसका अधिकारी दारोगा या थानेदार कहलाता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए पुलिस व्यवस्था में कई पहल किए। 1860 में एक पुलिस कमीशन का गठन किया गया और इसकी सिफारिश पर 1861 में पुलिस अधिनियम तैयार हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को दबा कर रखना था ताकि दोबारा से 1857 जैसे हालात ना हो। 1861 के पुलिस अधिनियम से पूरे देश में पुलिस के लिए एक समान कानून बनाए गए। इस एक्ट के तहत पुलिस व्यवस्था को और संगठित किया गया और प्रांतीय सरकारों की जवाबदेही तय की गई। इस एक्ट ने पुलिस व्यवस्था के लिए एक नए सिस्टम का इजाद किया, जिसकी बहुत सारी बातें आज भी लागू हैं। चौकीदार यहाँ की रीढ़ की हड्डी थी। पहले चौकीदार की बड़ी प्रतिष्ठा थी। पर अब अगर आप कौटिल्य वगैरह में भी पढ़ें तो एस्पिनाज सिस्टम का जिक्र है और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से मतलब राजा को क्या क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था, इंटेलिजेंस की व्यवस्था, सबका कौटिल्य में जिक्र है। अगर मुगल काल में आ जाइए तो वहां भी आप देखते हैं मुख्य रूप से तो कोतवाल, उन दिनों कोतवाल का सिस्टम आ गया था और बड़े बड़े जो शहरों में कोतवाल होते थे और जो दूर के प्रांत होते थे उनमें तो जो सूबेदार होते थे, प्रांत की जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जिनको दी जाती थी उन्हीं को पुलिस की भी जिम्मेदारी दे दी जाती थी। फिर ब्रिटिश सरकार आए तो उन्होंने अपना 1857 तक तो मुख्य रूप से वही मुगल काल वाली प्रणाली चलती रही, पर 1857 में जब विद्रोह हुआ उसके बाद उनको लगा कि उन्हें कोई ऐसी पुलिस चाहिए जो उनके साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, हमारे इशारे पे चलने के लिए और हमारा आदेश मानने के लिए कोई ऐसी पुलिस होनी चाहिए। तो उन्होंने 1861 में एक ऐसी पुलिस की संरचना की जो एग्जीक्यूटिव के, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो और उनके हर आदेश का पालन करे, चाहे वो सही हो या गलत हो। दुर्भाग्य से वही व्यवस्था अभी भी चली आ रही है कि पुलिस हमारे हर आदेश का पालन करे, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसके बाद सन 1902 में दूसरा पुलिस कमीशन गठित किया गया, जिसने संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव के सुझाव दिए।
इस आयोग के सुझाव पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और उप पुलिस अधीक्षक रेलवे पुलिस बल प्रोविंस को रेंज में बांटना और जिला स्तर पर सेना का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और इंडियन पैनल कोड की धारा 3 के अनुसार पुलिस व्यवस्था राज्यों का विषय है और केंद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस बल का गठन करना, भर्ती करना और उनके लिए नियम बनाना राज्यों का काम है। राज्यों में पुलिस बल का सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक का होता है। हालांकि सेना और केंद्रीय स्तर पर पुलिस बल में नियुक्ति का काम केंद्र सरकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, मानवाधिकार का अवधारणा भी उतनी ही पुरानी है। मानवाधिकार का मतलब उन मौलिक अधिकारों और आज़ादी से है जिन्हें पूरी मानव जाति से सरोकार है। मुख्य रूप से मानवाधिकार के तहत नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल होते हैं। मैग्ना कार्टा या महान चार्टर इंग्लैंड का वो पहला दस्तावेज है जिसके जरिए नागरिकों को कानूनी और मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। आइए जानते हैं भारत में मानवाधिकारों का नागरिक चार्टर क्या कहता है और इसके तहत नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य प्रशासन और लोक सेवा प्रदान करने के संबंध में नागरिकों को मजबूत बनाना है। नागरिक चार्टर के जरिए उन समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाती है जिनका सामना लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से हर रोज नागरिकों को करना पड़ता है। नागरिक चार्टर यानी नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संगठन द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं, उनकी शिकायतों का निपटारा, गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार और पारदर्शिता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई विभागों ने अपने अपने अलग नागरिक चार्टर बनाए हैं। पुलिस विभाग ने भी नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चार्टर बनाए हैं। इसके तहत किसी भी नागरिक की सूचना पर FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बिना कोई पैसा लिए दर्ज किया जाता है और इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को दी जाती है। इसके साथ ही इस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। इस चार्टर में नागरिकों को यह सलाह भी दी गई है कि थाने पर दी गई सूचना की कॉपी जरूर लें। चार्टर के अनुसार पुलिस यह कहकर FIR या NCR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती कि यह घटना किसी दूसरे थाने की है। दर्ज कराए गए मुकदमे की सुनवाई खत्म होने पर मामले की लिखित सूचना शिकायतकर्ता को दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से परिवार का कोई सदस्य ले सकता है। चार्टर में स्पष्ट कहा गया है कि बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील रखने का अधिकार भी है। इसके अलावा पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों को तुरंत सूचना देनी होगी। चार्टर के मुताबिक महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। केवल विशेष परिस्थितियों में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों और महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। चार्टर के अनुसार पूछताछ करने वाले अधिकारी वर्दी में होंगे और उनका नेम प्लेट भी होगा। पूछताछ के समय अधिकारी अपना पहचान पत्र साथ में रखेंगे। भारतीय पुलिस का जो स्वरूप होना चाहिए, ये पुलिस एक पीपुल्स पुलिस होनी चाहिए। ये पुलिस जनता के लिए होनी चाहिए, देश के लोगों के लिए होनी चाहिए और हमारी प्रतिबद्धता देश के कानून के प्रति, देश के संविधान के प्रति और देश की जनता के प्रति होनी चाहिए। पर हमारी प्रतिबद्धता है कहाँ? हमारी प्रतिबद्धता और हमारे जो लॉयल्टी है वो है शासक वर्ग के प्रति। ये जो है ये बड़ा एक, इससे हमारी पुलिस की सोच, पुलिस की कार्यप्रणाली सब बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है और इसके दुष्परिणाम हम रोज रोज देखते रहते हैं। नागरिक चार्टर के तहत नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन के लिए आवेदक को थाने में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यातायात चालान से जुड़े कागजातों का निपटारा क्षेत्रीय कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 7 दिनों के भीतर होता है और वहीं से इसके कागजात मिलते हैं। नागरिकों को और अधिक सुविधा देते हुए सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये आदेश जारी किया कि FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर FIR की कॉपी पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों को छूट दी जहां इंटरनेट की सुविधा धीमी है। ऐसे राज्यों के लिए कोर्ट ने 72 घंटे की समय सीमा तय की।
इसके साथ ही इसी साल पहले से दर्ज FIR की लिस्ट में 7 अन्य अपराधों को शामिल किया गया है, जिसकी शिकायतें और प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है। इस संबंध में केंद्र सभी राज्यों के लिए नागरिक केंद्रित पोर्टल शुरू करने वाला है। इस पोर्टल से लोग अपने संभावित कर्मचारियों यानी घरेलू सहायक, ड्राइवर, किराएदार या किसी अन्य मकसद से उनके अतीत की जानकारी जुटा सकेंगे। दरअसल नागरिक अधिकार के बिना राजनीतिक अधिकार कभी अमल में नहीं आ सकता। इन दोनों अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को मजबूत बनाना और उनका वास्तविक हक उन्हें दिलाना है, जिससे वे समाज के हर मामले में प्रभावकारी भूमिका निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।